एलेनो रघुवंशी ने आज जीटी के बॉलर्स का बुरा हाल कर दिया। मार मार के आज उन्होंने इतने रन मारे कि वो 247 स्कोर तक ले गए अपने केकेआर के स्कोर को। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि वो जीटी के अच्छी बॉलिंग का ये हाल करेंगे। फिन एलन ने आज जो मारना शुरू किया, 35 बॉल पे 93 रन की बहुत शानदार पारी खेली, जिसमें उनके 10 छक्के थे। आज ये छक्के तो ऐसे लग रहे थे, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मतलब चौके से ज्यादा छक्के लगे हैं। मेरे ख्याल से केकेआर की तो बैटिंग में 22 छक्के पड़े हैं और 10 चौके लगाए हैं उन्होंने बस। तो छक्के ज्यादा पड़े हैं दोनों ही साइड से। वहां का ग्राउंड थोड़ा छोटा है और बॉलिंग मेरे ख्याल से पिच भी काफी फ्लैट थी, तो काफी इजीली छक्के लग रहे थे, वही देखने को मिला। और आज फिन एलन ने अपना असली रूप दिखा दिया। मुझे तो लग रहा था जिस हिसाब से वो 10 ओवर 11 ओवर के आसपास 93 पहुंच गया था और हर अगले ओवर में 2-3 छक्के मार रहा था। मेरे को तो लग रहा था अगर आज वो रुका रहा, गलती से 20 ओवर तक रुक गया तो आज क्रिस गेल का रिकॉर्ड खतरे में था, 100% खतरे में था। हो सकता है 200 भी मार देता अगर सच में, अगर रुक जाता 20 ओवर तक पक्का आज कोई 300 भी पार हो जाता, आज कुछ अलग ही रिकॉर्ड बनने वाले थे। लेकिन वो 93 पे आउट हो गया। और उसके बाद फिर रघुवंशी आया। उस टाइम पे लगा नहीं था कि रघुवंशी इतना मारेगा। साथ में ग्रीन भी अब थोड़ा सा दिखा रहे हैं। शुरू में तो ग्रीन इतना नहीं चल रहे थे, लेकिन अब लगातार वो हर मैच में कुछ ना कुछ रन बना ही रहे हैं। 20-50 बना रहे। बड़ी पारी नहीं आ रही पर इतना तो आ ही रहा है। फिन एलन, रघुवंशी और कैमरन ग्रीन के साथ आज मोहम्मद सिराज और राशिद खान ने भी अपनी 50 कर दी है बॉलिंग में। दोनों ने 4 ओवर में मोहम्मद सिराज ने 50 रन दिए और वहीं पर राशिद खान ने 57 रन दे दिए हैं और एक भी विकेट नहीं मिला उन्हें आज। आज तो उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। पिछले कुछ मैचों में थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वो काफी सही मार रहे थे, तो लग रहा था कि नहीं वापस फॉर्म में आ गए, लेकिन नहीं, आज वही हाल करा उनका। मार मार के छक्के उनके बुरा हाल को मचा रखा था। फिर आई जीटी की बैटिंग। जीटी में तो सबको पता है इनके टॉप 3 चलेंगे तो वो जीतेगी या आसपास पहुंचेगी, वरना उनका आसपास पहुंचना बड़ा भारी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक याद है वो मुंबई का मैच था, जीटी थी जिनके 3 विकेट शुरू में जल्दी गिरी, उसके बाद तो 100 रन पे आउट हो गए, 99 पे आउट हो गई थी और 100 रन से कुछ हारी थी। 200 रन के आसपास मुंबई के थे। तो वही मेरे को लग रहा था कि आज तो 247 का स्कोर है। अगर ये तीनों जल्दी आउट हो गए गलती से तो हो सकता है 150 रन से, कहीं 100-150 रन से फिर से ना हारने की नौबत आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साई सुदर्शन यार के फॉर्म में लग रहा था, लेकिन उसके जो बॉल आके लगी हैंड पे उसकी वजह से उसको बाहर जाना पड़ा। और फिर आए निशांत सिंधु, वो तो बेकार लग रहे थे, ऐसे टच में थे भी नहीं। 4 बॉल पे 1 रन बना के सामने इजी कैच दे दिया। मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आती, जब 30 गज के दायरे में जब लोग होते हैं 6 ओवर में पावर प्ले में, तो यार तुम खाली 2 प्लेयर बाहर होते, उसी साइड की शॉट मारते हैं। मुझे पता है यार, ठीक है बॉलिंग उस हिसाब से होती है, तो तुम्हें भी तो दिख रहा है ना वहां पे खड़ा है प्लेयर एक, मतलब वहां पे है बाहर कि हो सकता है कैच हो जाए, सही से टच ना हो, तो तुम रिस्क लेते क्यों? उधर ग्राउंडेड मार लो, जब थोड़ी सी बॉल इधर उधर मिलेगी तो उड़ा दो। क्योंकि वो जो शॉट मार रहा था, अगर वो कहीं भी और मारा होता ग्राउंड में जहां पे पीछे फील्डर नहीं था, तो 100% चौका था। पर पता नहीं, ये चीज मेरे को नहीं आई समझ, या तो भगवान जाने, तो पता नहीं कैसे होता है, क्यों करते हैं ऐसे प्लेयर्स। और फिर आए जोस बटलर, और फिर यही लग रहा था मेरे को उस टाइम पे कुछ इनके 49-50 के आसपास ही, 45 के आसपास मेरे ख्याल से एक आउट हो गया था। और ये वो साई सुदर्शन बैठ गए थे बाहर जाके, क्योंकि उनके लग गए थे, वो रिटायर थे, उनके चोट लग गई थी। तो फिर ये लास्ट जोड़ी थी जिसके ऊपर पूरा पूरा दारोमदार था कि ये दोनों जिताएंगे, तो ये दोनों खड़े नहीं है तो ही जीत सकती है, अदरवाइज तो जीतने का कोई चांस नहीं बनता। और वही हुआ। शुभमन गिल ने 85 रन की शानदार पारी खेली और नीचे से जॉस बटलर लग नहीं रहा टच में, वो मार रहा था, कभी लग रही है कभी आज लग के चला गया। वो बड़ा स्क्रैची सा खेल रहा था शुरू में, बीच में कभी कभी अच्छी शॉट लग रहे थे, पर कंटिन्यू वो अच्छे शॉट नहीं मार रहे थे। फिर करते करते वो, मैंने उस टाइम पे सोचा भी था कि अगर 150-200 ले जाएंगे तो शायद से एक चांस बन सकता है कि नीचे वाले आके मार दे, क्योंकि इनके जो नीचे के खिलाड़ी हैं उनमें इतना दम नहीं है कि वो बैठ के अपने 125-150 रन बनाएंगे। उनमें किसी में इतनी पोटेंशियल नहीं है। वो पोटेंशियल इनके टॉप 3 में। उसके अलावा नीचे वाले ऐसे हैं कि ठीक है 60-70 रन रह रहे हैं, तो फिर आके थोड़ा मारने का रह गया, 2-4 ओवर 5 ओवर रह गए तो मार लेंगे आगे, इतना ही कर सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं है कि वो 150-200 रन बनाए। और ये मैच मुंबई के मैच में यही हुआ था। वहां पे ये कुछ लगभग 30-40 पे 2-3 आउट हो गए थे। उसके बाद फिर इनसे 100 रन मुश्किल बने, तो वही है। और फिर से वही हुआ, इनके टॉप 3 आज फिर से चले कहीं ना कहीं, और इन्होंने ही लगा लो, साई सुदर्शन 53 बनाए और शुभमन गिल ने 85 बनाए और जोस बटलर ने 57। इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं जीटी 218 के स्कोर तक पहुंच सकी और सिर्फ 29 रन से हारी है। अगर 1-2 ओवर और मिल जाते तो हो सकता है ये मैच जीत भी जाती।
और साई सुदर्शन और गिल इतना अच्छा खेल रहे हैं कि फिर से ये दोनों टॉप 2 में आ गए हैं। 554 पे साई सुदर्शन है और शुभमन गिल है 552 पे, दोनों में खाली 2 रन का फर्क है। और उसके बाद जो हेनरिच क्लासेन है वो है 508 पे, फिर चौथे पे है विराट कोहली 484 पे और अभिषेक शर्मा 481 पे। तो वो सब थोड़ा पीछे रह गए, दोनों काफी आगे तो नहीं, 50 रन की गैप है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा तो आगे निकल ही गए हैं। और ये है पिछले साल भी मेरे ख्याल से साई सुदर्शन को ही ऑरेंज कैप मिली थी, और लास्ट ईयर भी साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप मिली थी। और 4th नंबर पे शुभमन गिल, तो 3rd पे थे विराट कोहली और 2nd पे थे सूर्य कुमार यादव। तो कहीं ना कहीं अभी भी साई सुदर्शन और शुभमन गिल और विराट कोहली, वो तीनों के तीनों जो पिछली बार टॉप 4 में थे अभी भी टॉप 4 में बने हुए हैं। और बस उनके लगा लो, अब सूर्य कुमार की जगह हेनरिक क्लासेन है, बाकी तो तीनों अभी भी कंपटीशन कर रहे हैं आपस में। तो कहीं ना कहीं जीटी ऐसा लग रहा है कि आगे भी पहुंच ही जाएगी प्लेऑफ में। तो ये भी है कि उनको 1-2 मैच एक्स्ट्रा खेलने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो इस बार भी ऑरेंज कैप अपने पास रखने के पूरे चांसेस हैं उनके, यही लग रहा है उसे देख के तो। और आज जीटी नहीं जीती, वरना तो जीटी के आगे क्यों आ जाता और केकेआर के आगे ई आ जाता। तो ऐसा नहीं हुआ, केकेआर आ गई है 7वें नंबर पे 11 पॉइंट के साथ, डीसी को 8वें पे धकेल दिया है इन्होंने कहीं ना कहीं। और जीटी अभी भी एक मैच ही जीतना है और उनका एक मैच रह गया, एक मैच जीते के साथ ही 100% क्वालिफाई हो जाएगी। 16 पे भी क्वालिफाई हो सकते हैं, नीचे की टीमों का थोड़ा सा चांस बन रहा है, तो हो सकता है वो खुद ही बाहर हो जाए, तो भी वो 16 पे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगले मैच पे उनकी काफी नजर रहने वाली है, तभी वो 18 पे पहुंच पाएंगे। और अगला मैच है भी सीएसके के साथ, तो थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सीएसके भी कहीं ना कहीं इस रेस में भाग रही है प्लेऑफ के, तो वो वाला मैच भी काफी देखने लायक होगा। कल है संडे, कल है 2 मैच, जिसके अंदर पहला मैच है आरसीबी वर्सेस पंजाब का, जिसमें आरसीबी तो पहले नंबर पे है और पंजाब चौथे नंबर पे है। कहने कि पंजाब जीतती है तो 2nd पे आ जाएगी, क्योंकि उनके 15 पॉइंट हो जाएंगे। आरसीबी तो क्वालिफाई 100% कर ही जाएगी, क्योंकि तो पहले पे उनके सीधा 18 पॉइंट हो जाएंगे। और दूसरा मैच है दिल्ली वर्सेस राजस्थान का, जो मैच मैं कल देखने भी जाने वाला हूँ, वो दिल्ली में ही है मैच। और उसके अंदर मैं सपोर्ट करूंगा पूरी तरह से राजस्थान को, क्योंकि मैं राजस्थान के साइड से जाऊंगा, क्योंकि कल मेरे को टिकट्स मिली है राजस्थान रॉयल्स के साइड से, तो मैं उसकी साइड से जाऊंगा। दिल्ली भी मेरी फेवरेट है, दिल्ली में रहता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं तो देखो दोनों में से कोई भी जीत जाए मेरे लिए तो बढ़िया ही है। और पहले मैच में भी आप दोनों फेवरेट टीम है मेरी, आरसीबी और एसआरएच, क्या बताऊं मैं, दोनों कल चारों टीम मेरी फेवरेट है, कोई भी जीते बढ़िया है, लेकिन जो हारेगी उसके लिए बेकार भी लगेगा कहीं ना कहीं। तो फिर भी एक चूज करनी है, तो कल मैं बेंगलोर को चूज करूंगा पहले मैच में, और दूसरे मैच में मैं राजस्थान को चूज करूंगा, क्योंकि राजस्थान अगर जीतती है तो कहीं ना कहीं प्लेऑफ में जाने के उनके चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिल्ली। तो इसलिए मैं राजस्थान को सपोर्ट करूंगा और मैं जा भी उनके साइड से रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आरसीबी को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आरसीबी में कोहली है, इस वजह से मैं कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करूंगा। हैदराबाद में मेरी फेवरेट है, बट मैं आरसीबी को वहां सपोर्ट करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।